दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ब्यूटीफुल प्लेसेस और संजय पीटर भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आप दोनों जिस तरह से उत्तरांचल डायरीज़ को सहयोग दे रहे हैं, आप ही नहीं, आपके साथ साथ और भी कई मित्र हैं जो उत्तरांचल डायरीज़ को बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं, थैंक यू या यूपीआई के माध्यम से। उन सभी मित्रों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी अ, मजबूरियों को समझा और मुझे सपोर्ट करने के लिए एक बीड़ा सा उठा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी भविष्य में आप सभी लोग मेरी उँगलियाँ पकड़ के मुझे इसी तरह से इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे चलना सिखाएंगे और काफ़ी दूरी तक मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। दोस्तों, आज की कहानी कांडा का जो मैन ईटर बाघ था, आदमखोर बाघ था, उसके ऊपर है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ा मज़ा आएगा आपको सुनने में। एक ही एपिसोड में पूरा करूँगा, इसका सीरीज़ नहीं बनाऊँगा। थोड़ा सा अगर लंबी हो जाए 30-35 मिनट की, 40 मिनट की, तो सुन लीजिएगा। दोस्तों, एक बात कहते हैं हम लोग, विश्वास, अविश्वास, अंधविश्वास। विश्वास है तो मतलब है, हाँ मुझे विश्वास है यार, ये फलाना आदमी इस काम को करेगा, मुझे विश्वास है, इसके लिए कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। अविश्वास है तो मतलब नहीं है यार विश्वास, मैं नहीं करता हूँ विश्वास यार। भाई कोई कह रहा है कि ये नमक में जो है चीनी का टेस्ट आएगा, मेरे को नहीं है विश्वास, नहीं आएगा। फिर होता है अंधविश्वास, जो हमारी ज़िंदगी में जुड़ा हुआ है, हम सबकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं कोई ना कोई अंधविश्वास, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ को मानता है। जैसे 13 का अंक, एक साथ 13 लोग नहीं जाएंगे, है ना, 13 के अंक को अशुभ मानते हैं। या जो ड्रिंक करते हैं उनको देखा होगा, दारू वालों को, आपने गिलास पे उंगली डाल के 3 बार स्वाहा कर देते हैं, वो एक अंधविश्वास है। किसके नाम का क्या है वो पता नहीं। या आप दरवाजे में झाड़ू को उल्टा करके ना रखना, इंट्रेंस में आपके घर के अंदर आते टाइम झाड़ू ना रखना, या कमरे में उल्टी चप्पल पड़ा होना, ये सब अंधविश्वासों में आता है ना। तो कुछ लोगों के लिए ये अंधविश्वास हास्य होते हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। ऐसे ही जिम कॉर्बेट साहब के साथ में भी था। उनके एक मित्र थे, वो जब भी शिकार पे जाते थे तो वो अपने साथ 5 कारतूस रखते थे, 5 बुलेट्स अपने पास रखते थे। एक दूसरे मित्र थे, वो आदत थी उनको, वो हमेशा 7 गोलियों के साथ जाते थे, 7, उनको 7 बुलेट्स चाहिए होती थी हमेशा अपने पास। वो कहते थे कि अगर 7 बुलेट्स है तो मैं सेफ हूँ। फिर तीसरा एक मित्र और था, जो कि इंडिया का एक बड़ा नामी गिरामी शिकारी भी था। उसका तो ये आलम था कि अगर वो शिकार में कहीं जा रहा है तो उससे पहले अगर वो महाशीर जो मछली होती है उसको ना मारे तो उसका शिकार पूरा नहीं होगा। तो इस तरह के अंधविश्वास होते हैं। ऐसा ही एक अंधविश्वास जिम कॉर्बेट साहब के साथ भी था। उनका ये था कि अगर मैं कहीं शिकार पे जा रहा हूँ और उससे पहले मैं किसी सांप को, सांप को, स्नेक, उसको मार दूं तो मेरा अभियान सफल होगा। ये उनकी एक अंधविश्वास था। अभी फिलहाल हम चलते हैं कांडा के मैन ईटर पे। 1939 का दोस्तों समय था, एक मई की दोपहर बड़ा दिन था। जिम कॉर्बेट साहब इस चतुर, चालाक, खौफनाक, खतरनाक बाघ का पीछा कर रहे थे। कई दिनों से ढूंढ रहे थे इस बाघ को, और आज तो सुबह से निकले हुए थे और झाड़ियों में, जंगलों में, जहाँ तहाँ ऐसी ऐसी जगहों में घुसे थे, निकले थे। तमाम हाथ पांव उनके छिल गए थे जगह जगह से। शाम शाम होने को हो गई थी, बाघ उन्हें नहीं मिला था। वो लौट के अपने डाक बंगले की तरफ जा रहे थे। कांडा डाक बंगला आज भी है। जब वो डाक बंगले में पहुंचे तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था।
और अंधेरे में ये पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वहीं से जो 4 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव के जो निवासी हैं, प्रधान हैं, आए हुए हैं। और उन्होंने बताया कि साहब हमने ये बाघिन को अभी थोड़ी देर पहले, मतलब शाम के टाइम में, गांव की सीमा में देखा है, अपने खेतों के पास में। तो जिम कॉर्बेट साहब के लिए ये बड़ा सुसमाचार था, भाई सुसमाचार ही है, अच्छा समाचार था कि एक बाघ जिसको इतने दिनों से खोज रहा हूँ उसकी कुछ तो खबर मिली। लिहाजा उन्होंने गांव वालों से कहा कि आप सब लोग जाइए गांव और बिल्कुल अपने को घरों के अंदर बंद कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति अकेला ना रहे, बाहर ना निकले, और कुछ लालटेन उनको दे दी कि आप इनको लेके आप जाइए। वो लोग चले गए, उनको दूर तक जाते हुए देखा और उसके बाद जिम कॉर्बेट साहब अपना गेस्ट हाउस पर आए, आकर के सो गए। सुबह उठे और उसके बाद में नीचे गांव में गए। पहले उन्होंने गांव का एक पूरा मुआयना किया, चक्कर लगाया, उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वो करीब आधा पौन मील नीचे गांव का फिर उन्होंने एक चक्कर लगाया, तो वहां पे एक खेत से निकलते हुए उन्हें जो है बाघ के ताजा पांव के निशान दिखाई पड़े। एक होप उनकी और बढ़ गई। थोड़ा सा आगे बढ़े तो उनको अपने बाएं तरफ जो है कुछ हरकत, कुछ हलचल, कुछ सुनाई पड़ा, कुछ आवाज। इन्होंने यूं पलट के देखा तो वहां पे एक भुजंग, किंग कोबरा यानी कि नागराज, पानी पी रहा था। एक बाथ टब के बराबर का करीब एक कुंड वहां पे बना हुआ था जिससे वो नागराज आराम से पानी पी रहा था। पानी पी करके जब उसने अपना फन उठाया और उसकी जो जीभ थी वो लप 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 कर रही थी और उसकी काली काली आंखें उससे जो है वो जिम कॉर्बेट साहब को तरफ थी और जिम कॉर्बेट साहब उसको देखते रहे। वो थोड़ी देर तक जिम कॉर्बेट साहब को देखता रहा और उसके बाद में जिम कॉर्बेट साहब बताते बड़ा खूबसूरत काला नाग, कम से कम जो उसकी लंबाई उन्होंने लिखी है 10 से 12 फीट लेंथ, और इतना ऊपर उठा हुआ, उसके जो नीचे का जो पीलापन है वो क्लियर विजिबल हो रहा है पूरा फन से। यहाँ पे नीचे एक पीला हरा टाइप का जो होता है उसके, और यहाँ पे जो एक निशान होता है ना इस टाइप का सफ़ेद, वो अलग चमक रहा है, और बाकी एकदम काली स्किन उसकी, बड़ा खूबसूरत नाग। उसने अपना फन नीचे किया और नीचे करके जाने लगा, और जैसे ही वो एक चट्टान के पास पहुंचा तो जिम कॉर्बेट साहब ने एक पत्थर उठाया नीचे से, एक बॉल के बराबर का, खींच के मारा। पत्थर उसके लगा तो वो मरा नहीं उससे, वो बड़े गुस्से में आ गया और बड़ी जोर से फुफकारते हुए वो पलटा और पलट के बड़ी तेजी से जिम कॉर्बेट की तरफ को आने लगा कि अब इनको डसेगा। जिम कॉर्बेट साहब ने उसको आते हुए देखा, तब तक एक पत्थर और उठाया और खींच के मार दिया। वो उसके गर्दन के पास कहीं पे पड़ा और वो वहीं पे ठंडा हो गया, कोई हरकत नहीं हुई उस पर। जिम कॉर्बेट साहब बड़े खुश हुए। उन्होंने बताया ना उनका एक अंधविश्वास था कि सांप को पहले मार लूँ तो मेरा जो ये अभियान है सफल हो जाएगा, तो उन्होंने बड़े वो खुश हो गए। खैर उसके दिन भर उन्होंने काफ़ी ढूंढा ढांढा बाघ को, बाघ उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ा। उसके बाद वो लौट के अपना गांव आए और गांव से उन्होंने बोला कि ठीक है भाई अब मैं गेस्ट हाउस जा रहा हूँ, अंधेरा हो गया था। तो गांव वालों ने बोला कि साहब ये अंधेरे में आप अकेले कैसे गेस्ट हाउस जाएंगे? कह नहीं नहीं मैं अकेले ही जाऊँगा और मेरे को जाना है। तो वो लिखते हैं कि पाठकगण यानी कि मैं पाठक और श्रोतागण यानी कि आप सुनने वाले, आप लोग भी सोच रहे होंगे एक नरभक्षी का इलाका, जिस नरभक्षी को अभी कुछ 1-2 दिन से वहाँ पे देखा जा रहा है, 4 मील का सफ़र आप घने जंगल में अकेले करना चाह रहे हैं, सब ठीक तो है ना? मतलब कोई बेवकूफ़ी नहीं है ये। जिम कॉर्बेट साहब खुद ही इस बात का जवाब देते हैं कि देखिए अगर मेरे साथ कुछ लोग जाएंगे तो सबसे पहले तो मुझे उनकी चिंता हो जाएगी कि यार ये सब सेफ रहें, वो जिम्मेवारी बढ़ जाएगी है। दूसरी चीज़ खुद बोलते हैं कि यार ये भी हो सकता है कि मैं थोड़ा इतने लोगों के बीच में मैं थोड़ा लापरवाह हो जाऊं और ऐसे में जो है बाघ को फ़ायदा मिल जाए। और अकेले जाने का फ़ायदा ये था कि मैं एकाग्रता से अपने नाक कान आँख खुली रख के जंगल की एक एक आवाज़ को समझते हुए धीरे धीरे करके सतर्कता से गेस्ट हाउस तक जा सकता हूँ, बिना अपने ऊपर बिना किसी तरह का नुकसान आए, यानी कि बाघ से बचते हुए। तो इसलिए अकेले जाना ज़्यादा ज़रूरी था। गेस्ट हाउस आए और गेस्ट हाउस आकर के अपना खाना वाना खाया, उसके बाद सो गए। अगला दिन सुबह इनके पास खबर आई कि साहब वहीं गांव से जो है एक भैंसे को जो है
मार दिया है एक बाघ ने। ये इनके लिए और अच्छी खबर थी। इन्होंने तुरंत अपनी राइफल उठाई, 450/400 जो इनकी राइफल थी, बड़ी सटीक निशाने वाली और थोड़ा भारी हैवी राइफल, जिसका निशाना बड़ा अचूक था। ये जो है उसको लेके चले गए गांव में। जब गांव में पहुंचे तो तमाम लोग इनका इंतज़ार कर रहे थे। करीब 100 लोगों के आसपास की जनसंख्या थी उस गांव की, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब मिला करके। तो उन्होंने बताया साहब एक भैंसे को मार दिया है और नीचे तलहटी की तरफ जो खाई, जो ये वैली है, उस तरफ को लेके बाघ चला गया है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बोला ठीक है मैं जाके देखता हूँ, और जिम कॉर्बेट साहब भी अपना चल पड़े उस तरफ। अच्छा, चलते चलते वो एक जगह पे पहुंचे जहाँ से वो बाघ उस भैंसे को नीचे ले गया था कहीं खाई में। इन्होंने ऊपर से ही देखा तो इनको नीचे दूर पे जो है वो भैंस दिखाई पड़ी मरी हुई। तो था तो ये कि यहीं से सीधे नीचे उतर जाएं और भैंस के करीब पहुंच जाएं, लेकिन एक शिकारी दिमाग, पता नहीं क्या इनके दिमाग में उस टाइम आया, इन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं, मुझे घूम के जाना चाहिए, एक चक्कर लगा के जाना चाहिए। बल्कि चक्कर क्या, एक लंबा चक्कर, लंबा क्या, बहुत लंबा चक्कर लेकर के जाना चाहिए। तो ये काफ़ी घूम करके जाने लगे। ऑलमोस्ट दोपहर के आसपास का टाइम हो गया था। अब जब ये जाने लगे तो कई झाड़ियों के बीच से निकले और बहुत पैदल चले, कहीं नीचे कहीं ऊपर चढ़े, और उसके बाद एक जगह में पहुंचे जहां से इन्होंने देखा कि वहां पे करीब 100 गज का एक समतल मैदान सा है, और उसी के वहां पे किनारे पे जो है वो भैंसी जो है वो मरी पड़ी हुई है। और इन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो देखा कि जहाँ पे वो 100 गज का मैदान ख़त्म हो रहा है उसके पीछे एक करीब 300 फिर गज ऊंची जो है एक पहाड़ी भी है। तो इन्होंने और नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक जगह पे एक चट्टान दिखाई पड़ी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो इस चट्टान पे जाके मैं बैठ जाता हूँ, ये जो मेरा पसीना हो गया है और ये सब हो गया ये भी सूख जाएगा। फिर एक और कारण था, वो अगर इतने पसीने से लथपथ ये जाते भैंस के नज़दीक और कहीं वहाँ पर टाइगर इनको मिल भी जाता तो जो ये निशाना लेते हैं पसीने के कारण जो है ट्रिगर में वो शायद कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी, या वो निशाना नहीं लगता। जो भी था, ये जो है उस चट्टान के ऊपर जाके बैठ गए। ये ऐसी चट्टान थी जहाँ पे से इनको व्यू बड़ा अच्छा मिल रहा था हर जगह का, ये चारों तरफ बड़े आसानी से देख पा रहे थे। इन्होंने क्या किया कि ये बैठ गए और अपने कान लगा लिए जंगल में। जंगल की कोई आवाज़ सुनाई पड़े, कहीं कोई आहट हो, बहुत देर हो गई, कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। अब बहुत ध्यान से इन्होंने सुनते रहे, कोई आवाज़ नहीं भी, कुछ नहीं भी। इनका पसीना भी काफ़ी हद तक अब सूख गया था। अब सोच ही रहे थे क्या करें क्या करें। अचानक इनको जो है अपने से थोड़ी दूरी पे कुछ हलचल सी सुनाई पड़ी। इन्होंने उस तरफ को देखा, बाएं तरफ अपने देखा तो वहां से झाड़ियों के बीच से बाघ उठा और बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ दौड़ा। इन्होंने जब तक अपनी बगल में रखी हुई गन को उठा करके फायर करते, वो बाघ जो है पेड़ों के पीछे से दौड़ता हुआ गायब हो गया, दिखाई नहीं पड़ा इनको। और उसके तुरंत बाद फिर अचानक से इनको बाघ दिखाई पड़ा जो इनसे करीब 60 गज की दूरी पे था। इन्होंने उठाई गन और लेकर के सीधे जो है फायर दाग दिया। जो फायर मारा वो फायर उस बाघ के एल्बो में लगा। ये कोयनी जो होती है इस पे गोली इस पार निकली और सामने चट्टान से टकरा करके रिफ्लेक्शन में बाघ के मुंह पे लगी। घाव तो नहीं हुआ, लेकिन इतनी पावरफुल थी कि बाघ उछला और उछल के गिर के रोल करने लगा। इनको लगा कि मेरी जो गोली चली है वो इस बाघ की स्पाइन में लगी है, यानी कि ये बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में, और वो गिरते हुए नीचे इनकी तरफ आ रहा है। और जब नीचे इनके पास आके गिरेगा तो ये क्या करेंगे, तो ये यही सब सोच रहे थे। लेकिन वहीं पे जो है थोड़े बांस भी लगे हुए थे। तो हुआ क्या, बाघ लुढ़कते लुढ़कते आया, एक बांस से टकराया और दूसरी तरफ को लुढ़का, उसके बाद खड़ा हुआ और बहुत तेजी से दौड़ गया। तो अब बंदूक की गोली की सुन करके जो है गांव वाले भी सब ऊपर से आ गए दौड़ के, साहब क्या हुआ। अरे भाई मिस हो गया। तो बड़ी निराशा हुई। खैर ये सब लोग भैंस के पास पहुंचे तो जिम कॉर्बेट साहब को ये देख के बड़ी तसल्ली हुई कि इस भैंस को जो है इस बाघ ने थोड़ा बहुत खाया है,
यानी कि एक अभी उसका पूरा खाने का और प्रोग्राम बनेगा, ये बार बार आएगा इसको खाने के लिए, तो अभी कुछ उम्मीद हो सकती है। तो ये उनके लिए बड़ा एक अच्छी सोच थी। और उसके बाद में ये सब लोग अपना चले गए। अब ये गेस्ट हाउस पहुंचे। गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद में खाना वाना खाया, अपना सो गए। अगले दिन सवेरे फिर ये उठे, उठ करके ये नाश्ता वास्ता किया। नाश्ता वास्ता करके ये आए और अब उस जगह पे आए जहाँ पे इन्होंने भैंस को देखा था। तो इनको ये बड़ी तसल्ली हुई कि बाघ आया था और आकर के उसने भैंस को थोड़ा बहुत खाया था। और उसके बाद में ये जो है देखने लगे इधर उधर कहीं कोई सूटेबल जगह मिल जाए जहाँ पे मचान बांधा जा सके, या कोई पेड़ मिल जाए जिसके ऊपर बैठ करके टारगेट किया जा सके बाघ को। लेकिन ऐसी कोई जगह इनको मिली नहीं। थोड़े से निराश हुए। इन्होंने अचानक जो है एक बाघ की आवाज़ सुनी। तो बाघ की आवाज़ जो है नीचे वैली से आ रही थी, नीचे कहीं घाटी से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने आपको बताया ना पहले की वीडियोस में कि ये तो बड़े जानवरों की आवाज़ निकालने में माहिर थे। तो इन्होंने भी जो मीटिंग कॉल होती है एक बाघिन की, वो निकाली। बाघ ने सुनी, उसने फिर वहाँ से आवाज़ दी, इन्होंने फिर पलट के रिप्लाई दिया। तो 1 घंटे तक करीब ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन बाघ लौट के नहीं आया। जिम कॉर्बेट साहब भी सोचने लगे यार ये लौट के क्यों नहीं आया। फिर उनको स्ट्राइक किया, अरे यार यहीं से तो मैंने कल इसको घायल किया, इसको मैंने फायर किया इसके ऊपर, तो ये क्यों आएगा यहाँ पे। इसको ज़रूर डाउट हो गया है कि ये इसको फंसाने के लिए कोई चाल है, ज़रूर कोई इंसान इसकी आवाज़ निकाल के वो कर रहा है। तो बाघ नहीं आया। दोपहर का टाइम हो गया था, इनको भूख भी लगने लगी थी। इन्होंने कहा कि चलो यार अब चलते हैं गेस्ट हाउस, फिर लौट के आता हूँ। तब तक इन्होंने एक पेड़ देख लिया था जो ज़मीन से, जो एक पेड़ था उसकी जो ज़मीन से जो उसकी हाइट थी, यानी कि शाखा की, वो करीब 8 फीट थी। जो पेड़ का तना है, तने में जो शाखा उसकी पहली है वो करीब 8 फीट पे है। और वो जो निकली हुई है वो ऐसे निकली है कि उसके नीचे एक करीब 30 गज की खाई है जिसमें चट्टाने हैं, रॉक्स हैं। तो उनको वो पेड़ सही लगा, क्योंकि उन्होंने बोला वैली के रास्ते से आएगा तो मेरे रेंज में आएगा और मैं उसको शूट कर दूंगा। सब तैयारी अपना फिट फॉर अपना माइंड सेट करके जिम कॉर्बेट साहब अपना गए। जाके इन्होंने अपना लंच किया और अपने कुछ आदमियों के साथ में आए। आकर के इन्होंने जो पेड़ चुना था, ये उस पेड़ में जाके बैठ गए। करीब 4 बजे के आसपास का टाइम था। ये उस पेड़ में जाके बैठ गए अपना इत्मीनान से। इन्होंने अपने को सहज किया और राइफल अपना फिट फॉर करके ये बैठ गए। और अब था इंतज़ार। इन्होंने अपने आदमियों को बोला कि तुम लोग वापस जाओ और कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जो है वहाँ से ऊपर से मुझे आवाज़ देना, यानी कि कू करके, जैसे एक सिग्नल होता है ना, कू आवाज़ दी जाती है दूर ताकि पहुँच जाए। और उसके प्रत्युत्तर में, उसके जवाब में, अगर मैं तुम्हें तेंदुए की तरह आवाज़ करके सुनाऊं, यानी कि तेंदुए जैसे दहाड़ता है वैसे दहाड़ूं, तो तुम लोग अपने आप को सेफ कर लेना, ऊपर ही रहना, सुरक्षित रहना, नीचे मत आना। और मान लो मेरी आवाज़ नहीं आती है तो फिर तुम गांव के और लोगों के साथ मिल जाना, सब लोगों को बुला लेना, 2 दल बना लेना और पहाड़ी के दोनों सिरे से आना नीचे की तरफ, और पत्थर मारते हुए, चिल्लाते हुए, शोर करते हुए, पत्थरों को लुढ़काते हुए, मारते हुए आना मेरे को ढूंढने के लिए। ये इन्होंने अपने आदमियों से को समझा दिया। इनके आदमी समझ गए और वो चले गए। जिम कॉर्बेट साहब के पास टाइम पर्याप्त था, ये जो है सो गए। इनको मैंने बताया ना कि जंगल में रहने की, सोने की, पेड़ों में इनको बड़ी अच्छी तरह से आदत पड़ी थी। कितनी कहानियों में आपने देखा है कि कितने कितने घंटे पेड़ों में बैठे रहते थे। वो थाक मैन ईटर वाली आपको याद होगी, वो तल्ला देश वाले में आपको याद होगी, इनके आँख में, कान में उतनी तकलीफ थी, फिर भी सारी रात बैठे थे, जबकि कान में ही इनका फोड़ा भी फट गया था, वो पेड़ में ही इनका फोड़ा भी फट गया था। अगर आपने वो कहानी सुनी है, अगर नहीं सुनी तो ज़रूर सुनिएगा। मुक्तेश्वर वाले में देखिए पेड़ों में ही बैठे हुए थे। तो ये पेड़ों में बैठने के बड़े आदी थे, बड़े आराम से ये घंटों पेड़ों में बिता लेते थे और सो जाते थे, बड़ी अच्छी नींद सो जाते थे। खैर ये अपना जो है सो गए।
थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था, जो गोधूली का टाइम कहते हैं ना, गोधूली मतलब पूरी तरह अंधेरा भी नहीं हुआ होता है और पूरी तरह से उजाला भी नहीं होता है, वाला जो टाइम होता है, उस टाइम में एक कुछ दूरी से एक लंगूर ने अलर्ट कॉल दी। तो इन्होंने उसकी तरफ देखा तो लंगूर इनको देख रहा था। तो इनके दिमाग में ये आया कि ये जो लंगूर है इसने मुझे कोई तेंदुआ समझ लिया है और ये इसलिए जो है अलर्ट कॉल दे रहा है। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब के लिए ये वेकअप कॉल थी, उसके लिए तो अलर्ट कॉल थी, लेकिन इनके लिए वेकअप कॉल थी। ये जग गए, एक्टिव हो गए, सतर्क हो गए, आंखें आंखें मल के अपनी गन वन तैयार करके बिल्कुल फिट हो गए, क्योंकि टाइम हो चुका था। और दिमाग में तो यही था कि सामने से जो है घाटी से बाघ निकल के आएगा और ये उसको शूट करेंगे। ये इत्मीनान से अब अपनी पूरी तैयारी से सतर्क होके बैठ गए। बहुत देर हो गई, कोई कुछ नहीं। इन्होंने कान भी अपने बिल्कुल अलर्ट कर रखे थे, आंखें भी बिल्कुल फिट कर रखी थी। मैंने बताया इनको रात में काफ़ी हद तक देख लेने की आदत थी, और मून लाइट हो तो फिर तो कहना क्या, हल्की मून लाइट में भी ये काफ़ी अच्छा देख लेते थे। और ये कानों पे इनके बड़ा विश्वास था, अपने कान से आवाज़ सुन के गोली चला देते थे शिकार पे ये। तो बिल्कुल अलर्ट हो गए ये बैठे रहे। काफ़ी देर के बाद, मतलब बहुत देर हो गई, अचानक एक पत्थर कहीं से लुढ़का और लुढ़कते हुए आया और इनके पेड़ से आके टकराया। और उसके बाद में एक भारी, जो गद्देदार जानवर होता है उसके भारी कदमों की दब दब जो होती है चलने में, वो आवाज़ सुनाई पड़ी। ये एकदम सकते पे आ गए। क्यों? क्योंकि इनको तो उम्मीद थी कि बाघ जो है सामने वैली से आएगा ना, लेकिन बाघ तो इनके पीछे था। पीछे हुआ क्या, जब इन्होंने बाघ की आवाज़ निकाली थी, बाघ रिप्लाई तो दे रहा था लेकिन आ नहीं रहा था। जब इन्होंने आवाज़ देनी बंद कर दी और ये चले गए अपने खाना खाने के लिए, तो उस टाइम में बाघ ने अपना छुपते छुपाते आया होगा देखने के लिए, तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो वो यहीं से जो है इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया था, और ऊपर चढ़ के एक किसी जगह पे, सुरक्षित जगह पे बैठ गया था बड़े आराम से। उस बाघ ने पूरी एक्टिविटीज़ इनकी देखी थी, कि इनका पेड़ में चढ़ना, इनके आदमियों के साथ इनका आना, इनका पेड़ में बैठ जाना, उसके बाद फिर आदमियों का जाना। तो बाघ ने सब नोटिस किया था, और बाघ को ये बड़ा अप्रिय लग रहा था, ये उसको पसंद नहीं आ रहा था कि ये सब ये क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों है, ये सब क्या है। तो बड़ा क्रोधित हो रहा था, बहुत गुस्से में था। वो आया और इनके पीछे से गुर्राने लगा, जो घरघराहट जो करता है बाघ, वो करने लगा। जिम कॉर्बेट साहब बताते कि मेरे से 15 फीट पे की दूरी पे भैंसा था, और करीब इतनी ही दूरी पे पीछे बाघ भी था। थोड़ी घबराहट थी, प्रॉब्लम भी थी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी था। वो कॉन्फिडेंस ये था कि ये बाघ इनके ऊपर छलांग नहीं मारेगा, क्योंकि छलांग मारेगा और अगर चूक गया जरा सा भी तो वो नीचे 30 फीट नीचे खाई में गिरेगा और बहुत चोटिल होगा। ये बात बाघ भी समझता है, बहुत चतुर, बहुत चालाक होता है बाघ। अब ये करेगा क्या, बाघ जो सीधा खड़ा हो जाएगा। भाई बाघ अमूमन तो 12-14 फीट तो ऐसे ही छलांग मार ही लेता है, लेकिन ये तो इतना बड़ा बाघ था, ये अगर खड़ा हो जाता अपनी पिछली टांगों में तो जिम कॉर्बेट को तो ये ऐसे ही खींच लेता नीचे, यानी कि अपने पंजे उनके में फंसा करके उनको खींच लेता। तो इनको बड़ी समझ में नहीं आया कि इस ऐसी परिस्थिति अब क्या करूं। तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गन को निकाल करके अपने बगल से ऐसे करके उसको पीछे की तरफ कर लिया, उसका सेफ्टी लॉक जो होता है वो खोल लिया, और अपना घोड़े पे अंगूठा रख लिया। अब उनको ये निश्चित हो गया कि अगर बाघ अगर अटैक करता है तो पहले वो बंदूक की नाल का सामना करेगा और मैं फायर कर दूंगा। एक विचार ये भी आया कि अगर मैं एयर फायर कर दूं, हवाई फायर कर दूं, तो बंदूक की गोली की आवाज़ सुन के बाघ भाग तो जाएगा, लेकिन जो इतने दिनों की मेहनत है वो पानी फिर जाएगी। उसके बाद पता नहीं फिर कभी बाघ कब मिले, कब दिखे, कब ना दिखे। अब करीब कुछ समय के बाद में बाघ भी जो है थक गया गिड़गिड़ाहट कर करके, इनको डरा डरा करके। फिर उसने भी नोटिस किया, बाघ ने भी, कि इनकी तरफ से कोई हलचल हो नहीं रही है, ये पेड़ के में बैठे हुए हैं, ये तो डर के मारे बैठा हुआ है, चलो अपना भैंसा खाया जाए। तो एक तरफ छलांग मारते हुए गया और चला गया।
जब उसकी कोई एक्टिविटी, उसके छलांग की मारने की आवाज़ इन्होंने सुनी, जब वो उसके जाने का जब इनको कंफर्म हो गया तो ये थोड़ा शकून से बैठे। इन्होंने गन अपनी जो फंसा ली थी निकाली। अब ये कॉन्फिडेंस में थे कि बाघ जो है मेरे पीछे नहीं है, अब जहाँ भी है कहीं आगे चला गया है। थोड़ी देर के बाद में इनको एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ क्या थी? वो भैंसे के हड्डी के तोड़ने की आवाज़ थी। जो बाघ ने उस भैंसे को खाना शुरू कर दिया था तो उसकी हड्डी तोड़ी होगी, तो वो आवाज़ आई। ये खुश का यार चलो बाघ यहीं पे है। अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद में हड्डियों के टूटने की आवाज़ें आ रही थी। बाघ अपनी मौजूदगी दे रहा था कि मैं यहीं पे हूँ। इनको नहीं दे रहा था, वो तो अपना खाना खा रहा था, लेकिन ये समझ गए थे इस बात को। बाघ भी थोड़ी थोड़ी देर में खाता था, बैठ जाता था, जैसे अमूल तो बाघ करता है, खाता है, फिर थोड़ा रुक जाता है, रेस्ट करता है, फिर थोड़ा खाता है। सवेरा होने का टाइम था, बल्कि पहाड़ों के पीछे से सवेरा हो चुका था, लेकिन ये तो वैली में थे, नीचे घाटी में थे, तो यहाँ पे सवेरा नहीं, यहाँ पे सूरज की रोशनी अभी नहीं आई थी, यहाँ पे अंधेरा ही था। इनके जो लोग थे जिनको इन्होंने समझाया था कि तुमने आवाज़ देनी है, तो वो उठ करके आए और वहाँ से उन्होंने ऊपर से उनको कू कू करके आवाज़ दी। उनकी आवाज़ सुन के ये बाघ खड़ा हुआ और तेज तेज कदमों से जाने लगा। जिम कॉर्बेट साहब की नज़र बाघ पे पड़ी, थोड़ी भरी हुई आंखें थी, रात भर के जगे हुए थे, स्ट्रेन था, लेकिन फिर भी इन्होंने धुंधलाती आंखों से गन उठाया और लेकर के फायर कर दिया। फायर की आवाज़ सुन के बाघ एकदम गुस्से से पागल हो गया। वो पलटा और पलट के इनके ऊपर वहां से उसने हमारी छलांग, मैंने था ना करीब 15 फीट की दूरी पे भैंसा था जहाँ पे वो शिकार कर रहा था, 5 फीट और आगे गया होगा, तो आया और उसने सीधे इनके ऊपर छलांग मारी। जैसी छलांग मारी, इन्होंने भी गन तो इनके हाथ में ली और सीधे फायर दागा जो पड़ा सीधे बाघ की छाती में। उतनी भारी राइफल का निशाना एकदम अचूक जिम कॉर्बेट का, और हैवी गन जिसकी गोली से बचना बड़ा मुश्किल, और 15 अगस्त तो उसके लिए कुछ भी नहीं, खेल था। लेकिन जब वो झपटा था वो इनके ऊपर आ रहा था, बंदूक की गोली लगने से एक फायदा और हुआ, तो जो गोलियां उस पर लगी वो उससे उसकी डायरेक्शन थोड़ा सा हट गई और वो बड़ी जोर से आके पेड़ में टकराया तो तमाम उसका जो खून था वो जिम कॉर्बेट साहब के ऊपर गिर गया। और उसके बाद वो नीचे लुढ़का और लुढ़क करके वो नीचे खाई में, एक जो नीचे 30 फुट नीचे का जो खाई थी वहां पे एक पानी के तालाब में गिरा, फिर खड़ा हुआ और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ के गायब हो गया। जिम कॉर्बेट साहब आराम से नीचे उतर के उन्होंने अपने पाँव की मसाज करी, अच्छी तरह से मला, क्योंकि वो पेड़ में बैठे बैठे 4 बजे से पेड़ में बैठे बैठे दूसरा दिन हो गया था। कैसी उनकी हालत हो गई होगी, उनके ऐठन आ गई थी पाँव में, वो सबको दूर किया और वो सब करके अपना उठे, और उसके बाद में वो भी उसी दिशा में चले गए जिस दिशा में बाघ गया था। तो वो तालाब के पास पहुंचे, वहाँ पे थोड़ा उनको खून दिखा, खून की दिशा में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो वहाँ पे जो है एक छोटा सा कुंड और बना हुआ था जिसके ऊपर बाघ पड़ा हुआ था, और उसके खून से वो पूरा तालाब जो छोटा सा वो था पॉन्ड, वो पूरा लाल हो गया था, यानी कि बाघ समाप्त हो चुका था। इस तरह से ये कांडा का जो आदमखोर था ये मारा गया था। कहानी खत्म नहीं हुई है। अब जब उस गांव वालों ने आवाज़ सुनी, और आवाज़ सुन करके बंदूक की आवाज़ और बाघ के दहाड़ने की आवाज़ सुनी, दौड़ के आए, और दौड़ के आके उन्होंने पेड़ के पास देखा तो उनके होश फाख्ता हो गए। अरे यार, ये बाघ जो है जिम कॉर्बेट साहब को ले गया, अब क्या करा जाए। वो साहब साहेब साहेब चिल्लाने लगे। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उनकी आवाज़ सुनी और वो भी नीचे चिल्ला, अरे भाई मैं यहाँ हूँ, इधर नीचे। और वो सब लोग नीचे दौड़े, उन्होंने पूरे खून से सने हुए जिम कॉर्बेट साहब को देखा। अच्छा, वो पेड़ के पास टोपी पड़ी हुई थी, जिम कॉर्बेट साहब का जो हैट था वो भी वहीं पड़ा था, तो उस हैट को वहाँ पे पड़ा देख के, खून को पड़ा देख करके, तो वो 100% मान गया था कि जिम कॉर्बेट साहब को ले गया बाघ। कि जब वहाँ उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब को खून से सने हुए देखा तो बड़े परेशान से हो गए, बड़े क्या कहना चाहिए, बड़े एक्साइटमेंट में आ गए। अरे साहब, क्या कितनी चोट लगी, क्या लगी, क्या हो गया, क्या हुआ? कहा नहीं नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये जो खून सब तुम देख रहे हो ये मेरा नहीं है, ये इस बाघ का है, जाओ मैंने मार दिया इस बाघ को। तो सबने देखा, गांव वालों ने सबने उसको देखा, बड़े ही खुश, और उसको जो है एक तने से बांधा, लताओं से कस के बांध बूंद करके उसको गांव लाए गए। गांव ला के रखा तो जिम कॉर्बेट साहब ने एक बुजुर्ग
उनको बुलाया और बोले कि लीजिए फ़ोटो खींच लीजिए इसके साथ में। तो वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने बोला, साहब आपने इस बाघ को मार दिया और आपने जो है मेरे बेटे का बदला ले लिया, ये मेरे ऊपर आपने बहुत बड़ा उपकार किया। हुआ क्या था, ये वही बुजुर्ग था जो बुजुर्ग के खेत में इनको बाघ के पाँव के निशान मिले थे जिस दिन इन्होंने सांप को मारा था। बताया था ना मैंने शुरुआत में आपको। ये बुजुर्ग और इनका एक बेटा था, यंग लड़का था। ये जो बुजुर्गवार थे ये पहले आर्मी में थे। इन्होंने 1914 से लेकर 1916 के बीच में जो वॉर हुआ था उस पर भी हिस्सा लिया था और ये चाहते थे कि इनका बेटा जो है वो भी आर्मी में जाए, रॉयल गढ़वाल राइफल्स को ज्वाइन करे। उसको उन्होंने बड़ा अनुशासन सिखाया था, सैल्यूट वैल्यूट करना सिखाया था, आर्मी के तौर तरीके सब सिखाए थे। एक दिन एक बटालियन इनके गांव के पास से लैंसीडॉन के लिए जा रही थी। लैंसीडॉन भी उत्तरांचल में एक हिल स्टेशन है, बड़ी खूबसूरत जगह है, कभी मौका लगे जरूर जाइएगा। तो वो लड़का भी जो है उस टोली के साथ साथ लैंसीडॉन पहुंच गया। वहाँ भर्ती कार्यालय में पहुंच के उसने अफसरों के सामने अपना सैल्यूट वैल्यूट और जो सब दिखाया। तो अच्छा फिजिक था, अच्छा रील डॉल था, आर्मी में तुरंत उसका जो है सिलेक्शन भी हो गया। सिलेक्शन होने के कुछ दिन के बाद में उसको छुट्टी दी गई कि जाओ भाई अपने घर वालों से मिल आओ और अपना जो निजी सामान है ये सब छोड़ के आ जाना और अब तुम्हें यहीं आर्मी में ही रहना है और आर्मी का ही सामान तुम्हें मिलेगा अब सब। तो वो अपने लौट के गांव आया। गांव अपने घर गया तो देखा वहाँ पे उसके पिताजी नहीं हैं। उसने पूछा भाई बगल में जा कर के कि भाई कहाँ है मेरे पिताजी। तो बताया गया कि भाई वो तो खेत में गए हैं और वो जुताई करने के लिए शाम को ही लौट के आएंगे। तो ठीक है, इसको आदत थी गांव में रहने की, गांव की रूटीन लाइफ ये जानता था, पहले गांव के बहुत अपने काम खुद ही करता था। तो ये गांव के 20-22 लड़कों की इनकी टोली बनी। उन्होंने बोला कि चलो यार मवेशियों के लिए कुछ पत्तियां वगैरह और कुछ कोमल टहनियाँ तोड़ लाएं जिससे पत्तियां खाएं, क्योंकि घास काटना बड़ा खौफनाक था, बड़ा डर था घास काटने में। क्योंकि घास काटते हुए इस गांव की 2 महिलाओं को और एक पुरुष को बाघ पहले ही अपना शिकार कर चुका था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है हम जो है टहनियाँ वहनियाँ काटेंगे और फिर लेके आ जाएंगे। तो ये 20-22 लोगों का दल चल पड़ा। ये गांव से बाहर खेतों को पार करके जंगल में गए, जंगल में थोड़ा और आगे बढ़ गए। अब ये उस वैली के पास पहुंचे। सब ने अपना एक दो अपने पेड़ देख लिए जहाँ पे चढ़ना है, तो सब अपना अलग अलग हो गए और पेड़ों में चढ़ के अपना टहनियाँ और अपने पत्ते काटने लगे। ये बड़ी जोर जोर से बातें कर रहे थे और इनके दिमाग में ये था कि हम जोर जोर से बात करेंगे तो जो आदमखोर बाघ है वो हम लोगों के नज़दीक नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ये गलत धारणा है। अगर किसी एरिया में आदमखोर है तो जितना शांति से हो तो शांति से निकल जाए। मैंने ये पहले भी आपको बताया हुआ है। मैन ईटर अट्रैक्ट होता है आपकी आवाज़ सुन के और आपके नज़दीक आएगा, क्योंकि वो जानता है चाहे आप 20 हो, चाहे आप 50 हो, चाहे 100 हो, अगर वो आके गरज गया तो आप में भगदड़ मचनी है और उसने एक को दबोच लेना है। वो जानता है कि हम डरते हैं, इंसान डरते हैं उससे। बाघ को पता है ये बात, एक आदमखोर तो बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो ये जो बातें बातें कर रहे थे इससे फ़र्क क्या पड़ा, कहीं दूर जो बाघ सोया हुआ था उसकी नींद खुल गई। उसने सुना और आवाज़ की दिशा की तरफ आया। अब ये जो लड़का जिस पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था इसी के आसपास में 5 दिन पहले एक सांभर को इसी बाघ ने खाया था। अब बाघ आया और बड़े दबे पांव आकर के उसने एक जगह पे घात लगा ली। घात लगाना जानते हैं ना, मतलब आराम से छिप के बैठ जाना और अपने शिकार पर नजर रखना। और इसके ऊपर आदमी को, इससे पेड़ पे चढ़े हुए इस बच्चे को देखा था कि चढ़ा हुआ है, इसी के ऊपर इसने घात लगा ली। अब ये इससे क्या पता कि यहाँ पे बाघ है। इसने अपने आराम से पत्ते वत्ते काटे, उसके बाद पत्ते पेड़ से नीचे उतरा। अच्छा, जिस जगह पे काटे वो थोड़ा समतल एरिया था तो इतना रिस्क था नहीं वहाँ पे बाघ एकदम से अटैक कर पाएगा इतने खुले में। तो आराम से उससे अपने पत्ते वत्ते बटोरे। तो उसको ध्यान आया कि चट्टानों के पीछे भी जो है 2 चट्टानें थी, उनके पीछे भी उसकी कुछ अच्छी लकड़ी और टहनियाँ कुछ पीछे भी गिरी हुई है जिनमें एक अच्छी पत्तियाँ हैं। तो वो वहाँ चला गया। अब वो जैसे उन टहनियों को उठाने के लिए झुका, बाघ ने उसके ऊपर से अटैक कर दिया और उसकी गर्दन तोड़ दी, उसकी आवाज़ तक नहीं निकलने का मौका दिया। उसके बाद में सब लोग अपना जो है शाम के टाइम में वो जो बुजुर्गवार थे उनको जो है सब लोग बधाई दे रहे थे
कि अरे बहुत बहुत बधाई आपको, आपका बेटा आर्मी में शामिल हो गया, आपकी मनोकामना पूरी हो गई। और उन्हें इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इनका बेटा इनसे अभी तक मिला नहीं है, अभी तक क्या आखिर। तो उन्होंने कहा भाई बधाई तो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा है कहाँ। तो बाकी लोगों ने बताया भाई हम सब लोग गए थे जंगल ये अपना पत्ते लाने के लिए, वो भी हमारे साथ गया था। तो हम सब लोग तो आ गए, तो हमें तो लगा था कि वो भी आ गया है, यहीं कहीं होगा। तो बुजुर्गवार थोड़ा घबरा गए और अपने जो उनका खेत था उस तरफ चले गए जहाँ से जंगल शुरू होता था, वहाँ पे जाके अपने बेटे को जोर जोर से आवाज़ें देने लगे, लेकिन बेटा कहाँ आवाज़ सुनता। उसके बाद वो लौट के आए, लौट के आके उन्होंने अपनी लालटेन उठाई, लालटेन उठा के निकले तो गांव वालों ने पूछा उनसे, अरे बुबू आप कहाँ, मतलब बुबू मतलब बुजुर्गवार, कहाँ ऐसे, कहाँ ये नरभक्षी के इलाके में जा रहे हो आप। बोले बच्चों मैं इसीलिए नरभक्षी के इलाके में जा रहा हूँ कि मेरा बेटा उसी के डर से या तो किसी पेड़ में होगा, या कहीं हो सकता है पेड़ से नीचे गिर गया होगा, तो कहीं पे छिपा हुआ होगा, तो मैं उसको लेने के लिए जा रहा हूँ और मेरा तो जाना बहुत जरूरी है। और उसने किसी गांव वाले से भी नहीं कहा साथ चलो, और गांव वालों ने भी कोई ऐसी उत्सुकता नहीं दिखाई कि हम इसके साथ जाएं, क्योंकि वो भी डरे हुए थे, भाई नेचुरल सी बात है। खैर वो बुजुर्गवार चल दिए। वो बुजुर्गवार अकेले रात भर उस जंगल में अपने बच्चे को ढूंढते रहे। जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं जब मैंने उस जहाँ पे उस बच्चे को खाया था वहाँ पे मैंने इनके पाँव के निशान देखे थे। ये करीब 4 बार उस जगह से गुजरे थे जहाँ से कुछ दूरी में बाघ इनके बच्चे को आराम से खा रहा था। सारी रात इस उम्र में जंगल में बैठे हुए, जंगल में ये घूमे हैं, इनकी बहादुरी की वो दाग देते हैं। जब रात भर बुजुर्गवार अपना घूमते रहे, उनको नहीं मिला बच्चा, एक जगह पे जाके बैठ गए। वहां से उनकी नज़र नीचे पड़ी तो चट्टान के ऊपर उनको जो है 2 जगह खून के स्पॉट दिखाई पड़े, 2 धब्बे। ये उतर के वहां गए, वहां से चट्टान के पीछे गए तो वहां पे इनको अपने बच्चे के अवशेष और कुछ कपड़ों के चिथड़े दिखाई पड़े, जिससे इन्होंने अपने बच्चे को पहचान लिया और वो सबको लपेट करके ये गांव आए। गांव आकर के अपने बेटे की गांव वालों के साथ सबके साथ मिलकर अंत्येष्टि करी और भारी मन से जिम कॉर्बेट साहब को ये कथा सुनाई थी उन्होंने। तो जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि मैं ऐसे बुजुर्गों को बार बार सैल्यूट करता हूँ और इसीलिए मैंने उनसे बोला कि अब आप जो है इसके साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से ये जो कांडा का जो नरभक्षी था ये मारा गया। अब आप को ये बताता चलो उस टाइम में जो है 3 बाघ थे, चौगढ़ का जो कि डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में था, मोहान का जो डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा में था, और ये कांडा का जो कि डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल में था। अब एक चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनानी है, ये एक प्रतिलिपि है, ये गांव वालों ने जिम कॉर्बेट साहब को लिखी थी। अब मैं इसको जिस तरह से ये लिखी थी, ये जिससे किताब छापी है उसने जहाँ से कलेक्ट किया, अब आप सुनिएगा, सुनिए ठीक है। याचिका की प्रतिलिपि गढ़वाल के लोगों द्वारा लेखक को भेजी गई याचिका, यानी कि जिम कॉर्बेट साहब को भेजी गई याचिका है ये। पृष्ठ 142 पर उल्लिखित वचन जो इस याचिका को प्राप्त करने के पश्चात दिया गया। अब ये प्रेषक जिसने किताब छापी वो देता है नाम, द पब्लिक पैटी पेनान, बुंगी एंड बिकला, बादरपुर डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल। सेवा में कैप्टन J.E. कैरचिट। ये मेरे ख्याल से जिम एल्बर्ट कॉर्बेट लिखना चाह रहे हैं, लेकिन गांव वालों ने जो लिखा है वो लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है। SQIARO, कालाडूंगी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। मान्यवर, ऊपर लिखी गई 3 पट्टियों के निवासी सविनय निवेदन करते हैं कि आप निम्नलिखित पंक्तियों पर विचार करके अपेक्षित कार्यवाही करें। इस क्षेत्र में पिछले दिसंबर से एक बाघ नरभक्षी बन गया है। आज तक उसने 5 आदमी मार डाले हैं और 2 को घायल किया है। इसलिए हम निवासी हताश हैं। बाघ के भय से हम रात को अपनी फसलों की निगरानी नहीं कर पाते और हिरण हमारे खेत बर्बाद कर देते हैं। हम अपने पशुओं को चराने के लिए भी नहीं ले जा सकते। हमारे पशु भूखों मर रहे हैं। जंगल के अफसर भरकस प्रबंध करते हैं परंतु सफलता नहीं मिल रही। हमने सुना है कि आपने बहुत से बाघ और तेंदुए मारे हैं। इस पर आपको कुमाऊं के कर विभाग से
खूब यश मिला है। नागपुर का नरभक्षी तेंदुआ आपके ही हाथों मारा गया था। यहाँ के निवासी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ आकर बाघ इन द ब्रैकेट हमारा शत्रु को मार दें। हम सब अनुग्रहित होंगे और आपके दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। आशा है आप हमारे अनुरोध पर विचार करेंगे और यहाँ आकर हमें इस विपत्ति से बचाएंगे। यहाँ आने के लिए मार्ग का पता इस प्रकार है: रामनगर से सुल्तान, लाहाछौरी, कांदा। यदि आप अपने आने की तिथि और समय बता दें तो हम अपने आदमियों को ठेले के साथ रामनगर भेज देंगे। वो आपको सादर सहित यहाँ ले आएंगे। ये पत्र दोस्तों 8 फरवरी 1933 को लिखा गया है झरात से। झरात एक गांव, ये उसी गांव का नाम है जिस गांव की ये कहानी में बार बार जिक्र आया हुआ है, वो झरात गांव है। भवदीय गोविंद सिंह नेगी, मुखिया, गांव झरात। 5 नाल के 40 निवासियों के हस्ताक्षर और 4 अंगूठों की छाप। यानी कि 1933 में भी उत्तरांचल के लोग लिखे पढ़े थे, साइन करना जानते थे। तो दोस्तों ये थी कांडा के मैन ईटर की कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। जो मित्र पहली बार मेरे इस चैनल में आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। और दोस्तों अपने कमेंट्स में गपशप करें, कुछ बातें पूछें, कुछ किस्से सुने, कुछ बताएं, कुछ सुनाएं, ताकि एक आनंद आए, कुछ इंटरेस्टिंग जो हो। अगर आपके आसपास या आपके पहाड़ में कहीं पे या आपके आसपास किसी जगह पे कोई लेपर्ड अटैक वगैरह हुआ है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, या कोई टाइगर कुछ ऐसा हुआ है तो मैं आपकी कहानी आपके नाम से ही YouTube डायरीज़ के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा, क्या लगा, अब ये तो आप ही लोग बेहतर बताएंगे। और साथ ही पुराने मित्रों से, पुराने जो मेरे सभी मित्र हैं, बड़ा सहयोग देते हैं, उन सब से पुनः प्रार्थना करूंगा अपने लाइक कमेंट जरूर दिया करें। उससे मेरा हौसला बढ़ता है, मेरी हौसला अफजाई होती है और कुछ नई कहानी लेके आके आपके सामने सुनाने को दिल करता है। तो दोस्तों परमिशन दीजिए अपने इस दोस्त को, अपनी इस उत्तरांचल डायरीज को। अगली कहानी में जल्दी ही मिलता हूँ आपसे। मैंने बताया अगली कहानी मेरी कहानी नहीं होगी, वो सिर्फ एक टाइगर होगा। टाइगर के बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलूँ मैं। जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय माँ।